जय श्री कृष्णा। स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे इससे पहले नेक्स्ट वाली क्लास में समास ज्ञान के बारे में हमने जाना था और समास ज्ञान के अंतर्गत हमने अव्ययीभाव तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है समास ज्ञान के अंतर्गत तीसरे नंबर का समास, जो कि तत्पुरुष का ही एक भेद है और उसका नाम है कर्मधारय समास। यानी कि आज हम कर्मधारय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर चलते हैं। इस समास की जो परिभाषा है वो हिंदी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जिस समास के दोनों पदों में एक समान विभक्ति चलती है, यानी कि पहला पद यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों में जब एक समान विभक्ति होती है तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। परिभाषा देखते हैं यहाँ पर हिंदी में। जिस समास के दोनों पदों में एक समान विभक्ति हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। कर्मधारय समास के भेद के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो इसका एक उपभेद है, वो द्विगु है, लेकिन इसके प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। पहला है हमारा विशेषण विशेष्य, जिसमें एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य, यानी कि एक पद दूसरे पद की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। दूसरा होगा हमारा उपमान, उपमेय। एक पद यहाँ पर उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा, यानी कि जब किसी पास की वस्तु की तुलना किसी दूर की वस्तु से की जाए तो वो उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। तीसरा होता है उपमानोत्तर पद समास। जिसके उत्तर पद में उपमान दिखाई दे या उपमान प्रदर्शित हो वो उपमानोत्तर कर्मधारय समास कहलाता है। और चौथा है अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। तो यहाँ पर कर्मधारय समास के 4 प्रकार हैं। पहला है विशेषण विशेष्य, एक पद में विशेषता बताई जाएगी और दूसरा पद उसका विशेष्य होगा। उपमानो उपमेय, एक पद में उपमान होगा, दूसरे पद में उपमेय होगा। उपमानोत्तर बाद वाला जो पद है उसमें हमेशा उपमान बताया जाएगा, वो इसका तीसरा प्रकार हुआ। और अवधारणा पूर्व पद, जहाँ पर किसी भी
वस्तु की या किसी भी संज्ञा शब्द की अवधारणा स्थापित की जाए वो अवधारणा पूर्व पद समास होता है। जैसे गुरु ही क्या है, देव है, जैसे विद्या ही धन है, तप ही धन है। इस प्रकार के हमारे उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम पहले वाले समास के बारे में बात करते हैं, इसके कर्मधारय समास के पहले वाले प्रकार के बारे में। तो पहले वाले प्रकार के अंतर्गत आता है विशेषण विशेष पद। इसके अंतर्गत हम उदाहरण देखेंगे, कौन कौन से उदाहरण आते हैं। वही हमारा समस्त पद होगा, ये हमारा विग्रह पद होगा, और यहाँ पर हमारे समास का नाम होगा। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर पीतम अंबरम, इति, पीताम्बर, हमारा एक शब्द है पीताम्बरम, ये हमारा समस्त पद हुआ। समस्त पद, इसका हमें विग्रह पद बनाना है। विग्रह पद में हम तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे इसको दोनों एक समान विभक्तियों में, क्योंकि हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पदों में समान विभक्तियाँ चलती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम समस्त पद को विग्रह पद में तोड़ेंगे, तो विग्रह पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में एक समान विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमने लिखा यहाँ पर पीतम, और यहाँ से आम्बरम में से अम्बरम को निकाल लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिखा इति। ये हो गया हमारा विग्रह पद। अब यहाँ पर हम समास का जो नाम है वो इस प्रकार से हमारा समास का नाम रहेगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखें। विशेषण विशेष कर्मधारय समास। दूसरा है हमारा महान पुरुषः। यह महापुरुषः हमारे पास एक शब्द है, इसको देखते हैं हम। महान पुरुषः इति, ऐसा पुरुष जो क्या है, महान है। तो इसके अंतर्गत भी हमारा जो आने वाला समास है वो सेम होगा। देखो यहाँ पर दोनों पदों में एक समान विभक्तियाँ चलती हुई आ रही है। तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम यहाँ पर। सुंदर बालकः, बालक कैसा है, सुंदर है। अब हम क्या, इसको बनाने का और भी आसान तरीका है। अगर आपके पीछे वाले पद में आपको म दिखता है तो आप क्या करोगे, पहले वाले पद का भी पहले वाले पद को जब तोड़ रहे हो तो उसको तोड़ते समय उसके अंत में भी आपको उसी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसीलिए तो इसे दोनों पदों में एक समान विभक्ति वाला समास कहा गया है। देखते हैं यहाँ पर कैसे। जैसे यहाँ पर विसर्ग है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको तोड़ते समय भी विसर्ग लगाऊंगी पहले वाले पद पे। तो हमारा शब्द बन जाएगा सुंदरः, और यहाँ बालका में तो पहले से ही विसर्ग है, तो वही विसर्ग देख करके मैंने आगे वाले पद में भी विसर्ग का प्रयोग कर दिया। एक ट्रिक है, हर जगह लॉजिक की तरह काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ ज़्यादातर इसी प्रकार से होगा ये। अगला हमारा जो समास है वो है उपमान उपमेय। इसके अंतर्गत एक पद हमारा उपमान होगा, दूसरा पद हमारा उपमेय होगा, और जो पद हमारा उपमेय होगा उसकी तुलना हम उपमान से करेंगे, यानी कि पास की वस्तु की तुलना हम दूर की वस्तु से कर रहे हैं। जैसे एक तो व्यक्ति का मुख हो गया और उस मुख की तुलना हमने चंद्रमा से करी, तो व्यक्ति का मुख तो हमारा उपमेय हुआ और तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं तो वो हमारा उपमान हो गया। देखते कैसे। वही हमारा ये समस्त पद है।
चंद्रमुखम। अब मुख कैसा है? चंद्र के समान है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं विग्रह पद में चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो चंद्रमा हमारा यहाँ पर उपमान हुआ और मुख हमारा क्या हो गया? उपमेय, यानी कि इस मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं। अगला है घन श्यामः, घन इव श्यामः। कैसा काला है वो? घन यानी कि बादलों के समान। तो यहाँ पर हम लिखते हैं घन इव श्यामः, बादलों के समान काला। इसमें हम समास देखेंगे तो हमारा उपमानोपमेय समास है। कर्मधारय समास, सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा हमारा, और अगला प्रोसेस नेक्स्ट वाले में भी रहेगा। कमल नयनम, नयन यानी कि आंखें, नेत्र कैसे हैं? कमल के समान, लेकिन कमल तो नहीं है ना, कमल के जैसे बताए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमल इव नयनम। कमलम इव नयनम यानी कि कमल के समान नेत्र। अगला हमारा समास है उपमानोत्तर पद, यानी कि जिसमें उपमान कौन से पद में होगा? उत्तर पद में होगा, बाद वाले पद में होगा। अब उत्तर पद में कैसे होगा? पहले पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरा पद होगा, या फिर ये कह दे कि एक वस्तु तो पास में है और दूसरी वस्तु हमारी दूर है। जैसे वही हमारा एक पद समझते, ये हमारा विग्रह पद हो गया और ये समास का नाम हो गया। समास पद के अंतर्गत हम देखते हैं पुरुष व्याघ्र, पुरुष कैसा? व्याघ्र जैसा। यहाँ पर हम देखेंगे पुरुष, यहाँ पर हम देखेंगे पुरुषः व्याघ्रः इव। पुरुष किसके समान है? व्याघ्र के समान है, यानी कि यहाँ पर हमने इव शब्द को बाद में जोड़ा है। अभी तक जब हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास पढ़ रहे थे तो इव शब्द हमारे प्रथम पद और उत्तर पद के मध्य में आना था। इस समास के अंतर्गत जो हमारा इव शब्द है वो बाद में जुड़ेगा। ऐसे ही पुरुष नागः, पुरुष कैसा? नाग के समान। पुरुष सिंह, पुरुष कैसा? सिंह के समान। पुरुषः सिंह इव। इसमें हमारा समास हुआ उपमान कर्मधारय, उपमानों उत्तर पद कर्मधारय समास। तीनों में सेम समास चलेगा हमारा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर नाम लिखा हुआ है समास का। तीसरा हो गया हमारा समास कंप्लीट।
चौथा समास, चौथे समास के अंतर्गत आता है हमारा अवधारणा पूर्व पद समास। अवधारणा पूर्ण पद समास। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, पद अपने आप में ही पूर्ण किया जा रहा है किसी अवधारणा के माध्यम से। जैसे समस्त पद के अंतर्गत हम देखेंगे विद्या धनम, हमारे पास शब्द है यहाँ पर विद्या धनम। अब इसको हम विग्रह पद में किस प्रकार से लिखेंगे, विद्या एव धनम, जिसका धन क्या है, विद्या ही है, विद्या ही जिसका धन है। यहाँ पर हम समास का नाम लिखेंगे तो समास के नाम के बीच में समास का नाम हमारा आएगा अवधारणा पूर्व पद समास। अवधारणा पूर्ण पद कर्मधारी समास। उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे तपोधनम, तप ही क्या है, जिसका धन हो, ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर हम देखते हैं तपः एव धनम, तप ही क्या है, जिसकी तपस्या है, जिसका धन है। यहाँ पर भी हमारा सेम समास का नाम वो का वो ही रहेगा। अगला है हमारे पास यहाँ पर गुरु देवः, गुरु ही जिसके लिए क्या है, देवता तुल्य है, देवता के समान है। तो अगला हो गया हमारा गुरु देवः, इसको भी देखते हैं हम, गुरुः एव देवः, गुरु ही जिसके लिए कैसे है, देवता के समान है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कर्मधारय समास, और इसके चारों प्रकार हैं वो आपके सामने है, एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप उतारिए, नोट कीजिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।